हेलो दोस्तों, जेएच गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर। मैंने फर्स्ट चैप्टर कल कंप्लीट करा दिया था और उसका एमसीक्यू भी मैंने उसके साथ डिटेल के साथ मैंने आपको करा दिया था कंप्लीटेड। और उसी ज्योग्राफी जो 6 क्लास का चल रहा है उसी का मैं आज सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ, महासागर एवं महाद्वीप, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसके बारे में भी उसी तरह से हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको हम पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर के लास्ट में उसका एमसीक्यू होगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आधा अधूरा चैप्टर जो है कहा जाता है ना, वो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो वो वाली हाल हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। और अगर कुछ भी अगर परेशानी अगर आ रही है अगर आपको इससे क्लास को पढ़ने में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, या वीडियो में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज मैं चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये सेकंड चैप्टर जो चल रहा है इसका नाम है ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ओशन एंड कॉन्टिनेंट, इसके बारे में जूल्स वर्न का कथन है, ये आपको पूछता है एग्जाम में। किसका कथन है? कथन हमेशा, कथन से भी सवाल कुछ ना कुछ रहते हैं, इक्का दुक्का सवाल जो है ना कथन से रहते हैं। जूल्स वर्न ने कहा है कि महासागर ही सब कुछ है। कि उन्होंने कहा है यह पृथ्वी के 7/10 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास जो है शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहे तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ, और कौन जानता है कि किसका अंत इसी में न हो। जूल्स वर्न ने महासागर के बारे में इसलिए ऐसा कहा है कि महासागर जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सब जो सांस लेते हैं, इसका आधा ऑक्सीजन जो है वो हमको महासागर में जो पल रहे वनस्पति है उसके द्वारा आती है, आधा से ज्यादा ऑक्सीजन। इसलिए जूल्स वर्न ने कहा है कि महासागर ही सब कुछ है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। तो इस कथन को आप एकदम दिमाग में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन इसमें क्या है कि महासागर एवं महाद्वीप क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है, उसका फैलाव कैसे हुआ, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस तरह से हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले आपको ये इमेज जो है, ये पृथ्वी का इमेज है, ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है। इस पे सिर्फ ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ब्लू कलर का है, जो नीला कलर का आपको जो दिख रहा है जहाँ भी, ये सब पानी है। और ये जो हल्का ब्राउनिश कलर का जो दिख रहा है, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये सारी जगह जो है भूमि है, ये सब कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये बादल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि व्हाइट कलर है जो बादल है, ब्लू कलर नीला, और ब्राउन कलर जो है वो भूमि से इंडिकेट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे अधिक आपको कौन सा रंग दिखाई दिया है? नीला रंग दिखाई दिया है। तो नीला रंग किस चीज का इंडिकेटर है? जल का। और पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ। 3/4 का मतलब होता है कि अगर पृथ्वी को ये राउंड है तो इसका मतलब यह है, ठीक है, तो यह हुआ पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। यह पूरा पानी से घिरा है, यह पूरा पानी से घिरा है, यह पूरा पानी से घिरा। 3 भाग, 4 में से 3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। सिर्फ एक भाग ही ऐसा है जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पर जीवन संभव है। तो यही कह रहा है कि वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। जो हम लोग को ग्लोब में जो दिखाई दिया है ब्लू कलर, वो सारे यही सब जगह। तो 3/4 भाग दिमाग में हमेशा रखिएगा। ये सवाल पूछता है कितने भाग में जल है, तो 3/4। और चूंकि 3/4 भाग में जल है और इसका कलर नीला है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी सवाल पूछता है। ग्लोब पर जो हम सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं, सबसे बड़ा जो पानी का जो देखते हैं एक जगह कलेक्शन, उसे क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। महासागर, पानी, बहुत सारा पानी जो है एक ही जगह, बहुत सारा जलाशय जब एक ही जगह हो तो उसे महासागर कहा जाता है। ठीक है, और भी कलर हमने देखा, कौन सा कलर देखा था? भूरा कलर देखा था। तो भूरा किस चीज का है? भूमि का रंग है। ठीक है, और यह कितना पर फैला है? 1/4 भाग। मैंने अभी आपको बताया है कि 3/4 भाग में पानी है और 1/4 भाग में क्या है? भूखंड है, भूमि है, जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है,
अगला क्या है कि भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। अगर भूमि छोटा है, ठीक है, भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, लेकिन भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। अगर भूमि छोटा है, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपका छोटा इतना भूमि है, मैप के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन भूमि का एक बड़ा विशाल भूखंड है, बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं महाद्वीप। ये महाद्वीप के, द्वीप और महाद्वीप में ही फर्क है। द्वीप बहुत ही छोटा होता है, लेकिन महाद्वीप एक बड़े निरंतर विस्तार को कहा जाता है। आगे आएगा द्वीप के बारे में, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सारे पॉइंट को कवर कराते चलूँ। आप देखे होंगे जो नाविक लोग जो है, नौसेना जो है, नौसेना के जो जहाज होते हैं, नौसेना के जो आर्मी होती है, तो नेवी जो होते हैं, उसके जो है एक एम्ब्लेम, प्रतीक चिन्ह मिला हुआ होता है, उस पर लिखा होता है शं नो वरुणा। ये वर्ड जो है उस पर लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी। वरुण किसे कहा जाता है? वरुण कहा जाता है जो महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता है। ये वेदों में यह दिया हुआ है कि महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित जो देवता है उसका नाम वरुण है, और उन्हें ही ये कहा जाता है कि हे वरुण, हमारे लिए कल्याण। इसीलिए प्रतीक चिन्ह जो है श नो वरुणा उस पर अंकित होता है। इस बात को आप ध्यान दें। हो सकता है पूछेगा कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य क्या है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है उसके बारे में देखेंगे। कहता है कि पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण किस तरह से है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ये दो इमेज जो आप देख रहे हैं, ये दोनों इमेज दोनों ग्लोब ही है, लेकिन इसमें ये बताना है कि यह उत्तरी ध्रुव की तरफ से देखा जा रहा है। उत्तरी ध्रुव का मतलब, जैसे ये ग्लोब का हम लोग इमेज जो बनाते हैं, अभी जो हमने आपको ग्लोब दिखाया, तो ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, ये चीजें हो गई। लेकिन जब हम ऊपर से कैमरा देखते हैं, ऊपर से, उस साइड से, ये ऊपर साइड से मैंने कैमरा को दिखाया, तब जो मेरा इमेज दिखता है वो इस तरह का दिखता है। उत्तरी ध्रुव की तरफ से, ऊपर की तरफ से, यहाँ पर मैंने कैमरा रखा, ऊपर से देखा, तो ये इमेज हमको दिखाई दे रहा है ग्लोब का। फिर नीचे से, यहाँ इस साइड से, नीचे से जब जो है ना हम कैमरा से फोटो सेटेलाइट से लिया जाता है, तो फिर नीचे से किस तरह का इमेज दिखाई दे रहा है वो है। तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ से है और ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ से। ये दोनों इमेज ग्लोब का ही है, लेकिन एक ऊपर से लिया गया और एक नीचे से लिया गया, ठीक है। तो जो उत्तरी ध्रुव की तरफ से इमेज लिया गया है, आप उसमें देखेंगे ये ब्लू कलर का जो है पानी है, और ये जो व्हाइट व्हाइट करके दिया है बाउंड्री वाल की तरह, तो ये सब भूखंड है जिसमें जीवन संभव है। और ये सब क्या है? महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, ये सारे देश है। इसमें उसी तरह ब्लू कलर का पानी है और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है बाउंड्री की तरह, तो ये सब क्या है? महाद्वीप है, महादेश है, द्वीप है, बहुत सारी चीजें जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब ये बताइए, उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा लोग रह रहे हैं या दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा लोग रह रहे हैं? जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा जीवन संभव है, इसको भी ध्यान में रखिए। और दक्षिण ध्रुव पर ये जो साउथ पोल है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है, और ये पूरी तरह से बर्फ से ढका, पूरा ये बर्फ से ढका, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है, ये दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, ये अफ्रीका महादेश दिख रहा है, नीचे से मैं बता रहा हूँ, और ये शायद ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ये जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको। अंटार्कटिका इसका नाम है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल बता देते हैं कि उत्तरी ध्रुव से जो हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा जीवन संभव है, और दक्षिणी ध्रुव से देखते हैं तो सिर्फ हमको पानी दिखाई जाता है, और एक जो अंटार्कटिका दिखाया जाता है वहाँ तो ऑलरेडी बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो ये दोनों इमेज को देखे हैं, आगे चलते हैं। आगे जो है आपकी बुक में बहुत सारा इमेज दिया हुआ है। सबसे पहले इमेज दिया है, ये परवाल भित्ति का इमेज है। परवाल भित्ति क्या होती है? ये समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में पानी के अंदर जो लोग जाते हैं वो लोग ये दिखाते हैं, आपको देखे होंगे कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या एनिमल प्लानेट जो चैनल चलता है उस पर भी देखे होंगे कि ये परवाल भित्ति दिखाई देती है, ठीक है। ये सब वनस्पति है और सब ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। दूसरा चीज है तारामीन, स्टारफिश के बारे में आपको दिखाया जाता होगा, ये तारामीन है, इसको भी दिखाया गया, इमेज के जरिए बताया गया कि इसी तरह होता है। समुद्र के जीवन को दिखाया जा रहा है, महासागर के अंदर क्या क्या है उस चीज को थोड़ा सा इमेज के जरिए दिखाया गया है। शार्क का ये फोटो है, और ये जो है व्हेल मछली का फोटो है,
ये स्पर्म वेल की माँ है, ये उसका बच्चा है। ठीक है, शार्क और वेल में फ़र्क कीजिए और डॉल्फिन में, तीनों में आप फ़र्क जो है एक इस इमेज के जरिए आप समझ सकते हैं। डॉल्फिन को आप देख सकते हैं, हालांकि डॉल्फिन और शार्क लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग। तो ये डॉल्फिन है, ये स्पर्म वेल है और ये शार्क। अगला इमेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि बहुरंगी मछलियाँ, मछली जो है बहुत सारे कलर की है और इसके साथ साथ इसके जस्ट नीचे जो है परवाल भित्ति भी है। जो परवाल भित्ति का इमेज मैंने आपको ऊपर दिखाया था वही परवाल भित्ति यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, ये समुद्री जीवन के बारे में बताया जा रहा है, इसके लिए आपको इमेज दिया हुआ है। ये है शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, नील हरित शैवाल। ये शैवाल जो है, जिस तरह से आप थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे घर में जो है जो चापाकल होता है वहाँ से अगर पानी जहाँ से रिलीज होता है छूटा है तो वहाँ देखते हैं उनकी साइड में जो है ना काई कलर का बैठा हुआ है, जिसे हम लोग काई कहते हैं ना, काई बैठ गया हुआ है, वो शैवाल है। एक अलग पॉइंट यह देखिए, पेंगुइन का फोटो दिया हुआ है, पेंगुइन भी है, ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। ये जितने भी आपको जीव जंतु आपको दिखाई दिए हैं ये सब अलग अलग पानी में और अलग अलग जगहों पे दिखाई दिए थे। ये बर्फीले इलाके में पाया जाता है पेंगुइन। एक है समुद्री टर्टल, समुद्री कछुआ जिसको कहा जाता है, ये सारे इमेज आपको इसलिए दिखाया गया ताकि आप महासागर के जीवन के बारे में अवलोकन कर सकें कि उसका जीवन कैसा है। महासागर में हमने आपको बताया था कि 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। फिर आप बोलिएगा कि सर 3/4 भाग पानी से घिरा है फिर भी पृथ्वी पर जो है पानी की कमी है, लोग कहते हैं पानी कम खर्च कीजिए। क्यों? क्योंकि उसका अधिकांश भाग जो है ना लवणीय जल है। लवणीय का मतलब साल्टी, नमक वाला खारा पानी है उसका। 3/4 भाग में ये नहीं कह रहे कि 3/4 भाग पानी है, नहीं, अधिकांश भाग का मतलब होता है 98 से 99% भाग जो है वो जो है खारा पानी है, वो पीने लायक एकदम नहीं है, अनुपयोगी है। ठीक है, और अलवणीय जल जो पीने के लायक है वो बहुत कम उसका हिस्सा। अत्यल्प का मतलब होता है अल्प से भी कम, बहुत ही कम। ठीक है, और ये कहाँ है ये पानी? 1%, 2%, 1% के करीब ही है ये। तो ये कहाँ है? ये हिमनद ग्लेशियर, जो बर्फ का जो ग्लेशियर सब होता है, जो बर्फ का जो चट्टान सब बड़े बड़े होते हैं वहाँ, नदियों में, कुछ झीलों में, कुछ वायुमंडल और कुछ भूमिगत जल जो जमीन के नीचे जो पानी है उसमें, इन सारे जगहों पे पानी मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है कि पानी कम खर्च कीजिए, क्योंकि पीने का जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में, बाकी अधिकतर पानी तो साल्टी है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में, ओशन के बारे में पढ़ेंगे। ओशन ये क्या होता है, कितने तरह का होता है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसमें जीवन संभव है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखिए। सबसे पहले बता दो कि महासागर को 5 भागों में बांटा गया है। 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर। ये पांचों उसके नाम हैं। मैं आगे इमेज बताऊंगा उसमें आपको ये पूरे नाम याद हो जाएंगे, इसलिए फिलहाल आपको ये नाम ही जानने हैं, आगे मैं आपको ले चलता हूँ। लिखा हुआ है कि समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। वनस्पति जगत का क्या मतलब हुआ? अभी जो मैंने आपको दिखाया है, जो समुद्र के अंदर प्रवाल भित्ति मैंने आपको दिखाया है, या समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे, ये सब वनस्पति जगत में शामिल है। और इसमें छोटे पौधे भी हैं और समुद्री शैवाल, शैवाल का भी फोटो दिखाया था, और भी बहुत सारी चीजें, ये सब वनस्पति जगत में आती है। और प्राणी जगत में जो है वो रंगीन मछलियां मैंने आपको दिखाई है, डॉल्फिन दिखाया है, व्हेल दिखाया है, सब जो इमेज में मैंने आपको दिखाया है, अनगिनत रसमयी गहरे समुद्री जीव दिखाए, ये सभी प्राणी जगत में आते हैं। और वो जो शैवाल और उसके बाद जो एक और चीज प्रवाल भित्ति जो देखे हैं, ये सब वनस्पति जगत। ठीक है, तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत समझ गए। चलिए अगला पॉइंट है, सबसे पहले इस इमेज को देखिए। मैंने इमेज को इसलिए दिखाया है कि वो जो नाम आप वहाँ जो याद करने के बारे में कह रहे थे, तो उससे बेहतर आप इस इमेज से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस इमेज पर ब्लू कलर का देखिए, जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है वो सब पानी है। और ये जो महासागर है 5 भागों में बांटा गया है, और मैंने बड़ा से छोटा असेंडिंग ऑर्डर में मैंने उसको सजाया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने सजाया कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। 1 नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। मैंने यहाँ भी एक लिखा है। फिर आप सोचिएगा सर दोनों है, नहीं दोनों नहीं है, बल्कि ये गोल है ना, ग्लोब तो गोल है,
ये इधर से घूमेगा फिर इधर जाएगा, इसे घूमेगा तो फिर आपको तो यहीं आ जाएगा ना। ये इधर से घूमेगा तो इधर आएगा। ग्लोब को थोड़ा सा भी आप रोटेट कीजिएगा तो फिर भाई, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम प्रशांत महासागर है, जो कि सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे जो महासागर आता है उसका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ऐसे ऐसे करके, ये पूरा ये क्षेत्र, ये अटलांटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा ये एरिया है, ये पूरा ऐसे है, ये अटलांटिक महासागर। बताइए अटलांटिक महासागर किस तरह का है? ये अंग्रेजी के किस अल्फाबेट के जैसा दिख रहा है? ये एस के आकार का दिख रहा है। तो अटलांटिक महासागर जो है वो एस के आकार का है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा चीज याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर जो है वो महासागरों में 2 नंबर पर आता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और 2 नंबर पर अटलांटिक महासागर आता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद हो। प्रशांत महासागर जो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर यहाँ पर भी लिखा है प्रशांत महासागर, ये वही है, सेम है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे यहाँ उत्तरी अमेरिका दिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि उत्तरी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोग कैसे जाते होंगे, क्या ऐसे जाते होंगे? नहीं, गलत। वो इधर से जाएंगे ऐसे, और ऐसे जाएंगे तो यहाँ से ऐसे निकलेंगे प्लेन से, तो याद रखिएगा यहाँ पर निकलेंगे ऐसे, ये यहाँ पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया। ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो जगह है उनको नज़दीक पड़ेगा, ये जगह जो है बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो चूंकि ग्लोब जो है राउंड है, इसलिए मैंने ये दिखाया है कि प्रशांत महासागर जो यहाँ है वो यही है, दोनों सेम सेम ही, ठीक है। तो 1 नंबर पर वो हो गया, 2 नंबर पर अटलांटिक महासागर हो गया जो कि एस के आकार का है। तीसरा नंबर है हिंद महासागर का। इसका एरिया आप देख लीजिए, यहाँ से ये यहाँ तक है पूरी बाउंड्री, ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री, और ये पूरा इंडोनेशिया और ये भारत होते हुए जो है ये पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ये गल्फ, ये पूरा जो है वो हिंद महासागर, ठीक है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, ये भी याद रखिएगा। ये भारत का नक्शा है, आपको ध्यान है, ये भारत का नक्शा है और भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तो महासागर कितने हैं? 5 है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक और तीसरा कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, ठीक है। अब हिंद महासागर की चौहद्दी भी आपसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये इंडिकेट आपको ऐसे किया है कि ऊपर में आपको मैंने जब नक्शा देखना सिखाया था पिछले क्लास में, तो बताया था ऊपर में नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। तो उत्तर में क्या है? देश तो भारत है, लेकिन ये पूरा जो है यूरेशिया है। अच्छा, इसे यूरेशिया क्यों कहते हैं? ये इतना बड़ा जो एरिया यूरेशिया है, कहीं तो एशिया महादेश हम लोग पढ़े हैं, फिर यूरेशिया क्या है? यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया को मिलाने के बाद जो जगह है वो उसे यूरेशिया कहा जाता है। तो पहले यूरेशिया एक ही जगह था, ये पूरा यूरोप और ये पूरा एशिया ये एक ही जगह था, इसलिए इसका नाम पहले यूरेशिया था। लेकिन जब यूरोप के विखंडन होने के बाद, अलग होने के बाद, यूरोप अलग हो गया और एशिया, ठीक है। तो पूछा जाएगा हिंद महासागर के उत्तर में कौन है? तो एशिया महादेश। हिंद महासागर के पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। महाद्वेश को महाद्वीप भी कहते हैं। महाद्वीप और महादेश दोनों एक ही नाम है, इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंग्लिश में इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं और महाद्वीप और महादेश दोनों भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिए। इस चैप्टर में आपको महाद्वीप हर जगह मिलेगा, तो महाद्वीप ही हम बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपके हिंद महासागर के पूरब में है। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है और हिंद महासागर के दक्षिण में जो है वो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये आप याद रखिएगा, हिंद महासागर की चौहद्दी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ, इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई। चौथा नंबर जो आता है वो आता है दक्षिणी महासागर का। दक्षिणी महासागर कौन? ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो, ये वाला पोर्शन है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। भले ही यहाँ जीवन संभव नहीं है, लेकिन भूखंड है, बर्फीले इलाके हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत का बहुत सारा स्टेशन है, 3 स्टेशन भारत के हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये दक्षिणी महासागर है, ये 4 नंबर पर आता है महासागर। और लास्ट जो सबसे छोटा महासागर जो है वो है आर्कटिक महासागर, जो कि यहाँ पर है। ये ऊपर का जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है यहाँ से बाउंड्री वाल खींचा हुआ, ये 5 नंबर। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरा नंबर हिंद महासागर, चौथा नंबर यहाँ है दक्षिणी महासागर, जिसको कहीं कहीं पे अंटार्कटिका महासागर भी कह दिया जाता है कि अंटार्कटिका महासागर। दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महासागर वो एक ही है, ठीक है। और 5वां नंबर पे जो है वो आर्कटिक महासागर, ये आप याद रखिएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर 5 है। बड़ा छोटा मैंने आपको सब इमेज से ही दिखाया, याद नहीं करवा रहे। अभी जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध पहले मैंने आपको पिछले ही क्लास में दिखाया था गोलार्ध, इसमें फिर से देख लीजिए। गोलार्ध का मतलब ये जो बाउंड्री जा रही है ये इक्वेटर लाइन है,
ठीक है, यही इक्वेटर लाइन है, यही ना पढ़े थे, ये इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री, इसी लाइन को पढ़ा। इसके ऊपर में जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, इसके नीचे में जो है वो दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल सी बात। अब यहीं पे मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, प्रशांत महासागर क्या उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? तो दोनों में है। अटलांटिक महासागर दोनों में है, हिंद महासागर दोनों में है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर का ज्यादातर हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा। ठीक है, देखिए प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में टिक किया है, दक्षिणी गोलार्ध में टिक किया है, दोनों गोलार्ध में। अटलांटिक महासागर में, दोनों गोलार्ध में। हिंद महासागर के बारे में मैंने लिखा है कि थोड़ा है उत्तरी गोलार्ध में और अधिकतर क्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और अगला है दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दक्षिणी महासागर तो दक्षिणी गोलार्ध में ही है, ठीक है, और आर्कटिक महासागर जो ऊपर में है वो तो उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं। ठीक है, तो ये आपको गोलार्ध समझ। इसमें आपको लिखा हुआ कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। हालांकि इमेज के जरिए आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर तीसरे स्थान पर आता है। इसी हिंद महासागर के उत्तर में भारत है और हमारे देश भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये सवाल आपसे पूछता है, इसकी चौहदी पूछेगा, हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? तो एशिया महादेश जिसमें भारत आता है। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिणी महासागर। पूरब में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और पश्चिम में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये चीजें याद रखिए कि हिंद महासागर तीसरे स्थान पर, जबकि दक्षिणी महासागर कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और छोटा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक जो सबसे उत्तर में है ये है 5 नंबर। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है, ये मैंने इमेज के जरिए आपको बता दिया। इसके बाद आता है कि लिख रहा है कि हिंद महासागर का जो विस्तार है उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, ये मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने आपको बताया है ना इमेज के जरिए। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिण महासागर, बस यही पॉइंट है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं। भारत का जो इमेज है जो आपको ग्लोब पर मैंने दिखाया था, ये देखो भारत का इमेज, इसमें आपको इधर क्या दिखाई दे रहा है? अरब सागर। इधर क्या दिखाई दे रहा है? बंगाल की खाड़ी। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर और भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, इसको याद रखिएगा। और ये दोनों खाड़ी, अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, ये किस महासागर का भाग है? हिंद महासागर। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। तो यही दिया हुआ कि पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। उसके बाद आता है महासागर और आपदाएं। ठीक है, महासागर में आपदा कैसे आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां आपको दिखाई दी थी। सबसे फर्स्ट में मैंने आपको इमेज दिखाया था तो मैंने बताया था कि ये व्हाइट कलर का जो है वो क्या है? बादल। बादलों का विशेष समूह। और बादल जो है महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। महाद्वीपों में देखिए, महाद्वीप यूज किया है, महादेश दोनों बात देखिए। महाद्वीपों में क्या है? वर्षा लाते हैं, बारिश यहीं से होता है, यही बादल लाते हैं। और ये बादल मानसूनी वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? महासागरों से उत्पन्न होती है। याद कीजिए सबसे फर्स्ट में जो जो कथन था, किसका कथन था? मैंने सबसे फर्स्ट में जो है कथन दिया था और यह कथन था जूल्स वर्न का कथन। इसने क्या कहा था? महासागर ही सब कुछ है। ठीक है, इसने क्या कहा था? महासागर ही सब कुछ है। तो ये जूल्स वर्न का जो कथन था, यही बात तो यहां सिद्ध हो रही है। यहां सिद्ध हो रही है। मानसूनी वर्षा कहाँ से उत्पन्न होता है? महासागरों से उत्पन्न होता है। अब जब बारिश महासागरों से उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी पर जो जल चक्र होता है उसका हिस्सा महासागर है। महासागर का जो पानी होता है इसी से मानसूनी वर्षा होती है महाद्वीपों पर जहां हम लोग रह रहे हैं। अगर महासागर ना हो तो फिर बारिश भी ना। महासागर जो है तूफानों को जन्म देते हैं। तूफान तूफान 2 तरह के होते हैं। 2 तरह का तूफान जो है महासागरों के अंदर आते हैं। एक आता है चक्रवात, साइक्लोन, जिसके बारे में आगे चल के चैप्टर जब आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं एक छोटा सा इमेज बनाकर आपको बताया हूँ कि साइक्लोन इसी तरह का होता है जो महासागरों के अंदर एक जैसे हम लोग अपने एरिया में अगर कभी बारिश आती है तो उससे पहले जो आंधी तूफान आता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि भौंरी आया है। देखो ना, भौंरी है। तो ये छोटा है, ये जमीन पर है, लेकिन महासागरों में बहुत विशाल तरीके से आता है, इसी को चक्रवात कहा जाता है।
मैंने एग्जाम्पल इसलिए इमेज इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए चक्रवात क्या हो। इससे बहुत ही दूर दूर तक क्षति इसको पहुंचाते हैं, ये जो है चक्रवात। दूसरा चीज इसके अंदर एक और आपदा आता है जिसका नाम है सुनामी। सुनामी, और सुनामी किस तरह का होता है उसका भी मैंने एक इमेज के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की। ये जो है लोग हैं जो निवास कर रहे हैं और ये महासागर के अंदर सुनामी आ रही है। पानी का एक ऐसा बहाव आता है बहुत तेजी से, इतना उछल कर ऊपर जाता है, ये इतना इसमें इसके वेव में इतना पावर होता है, ये बहुत ही विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है। ठीक है, और ये होता क्यों है? ये होता है जब भूकंप आता है महासागरों के अंदर, महासागर के तल में, या ज्वालामुखी जब फटता है, इसके कारण ये सुनामी आती है। और इतनी विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है, ठीक है, जो हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है। हजारों किलोमीटर, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है। मैंने इतना तेजी से ये शक्तिशाली तरंगे आती है, जो कैसे क्यों आता है याद रखिएगा, भूकंप के कारण और ज्वालामुखी के फटने के कारण। सुनामी क्यों आती है, इसका जो है आंसर भी यही होगा कि जब महासागर के तल में तीव्र भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है, तब जाके सुनामी आती है और उस सुनामी से हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को यह डुबा सकती है। ठीक है, तो चक्रवात भी समझ गए और सुनामी भी समझ गए। ये महासागर में दो आपदाएं आती है जो बहुत ही खतरनाक है। 26 दिसंबर 2004, डेट एकदम दिमाग में रखिएगा। हिंद महासागर में, हिंद महासागर कौन सा महासागर है? जिस महासागर का ही पार्ट बंगाल की खाड़ी अरब सागर है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इस हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए, ये डेट याद रखिएगा। और यह सुनामी इंडोनेशिया में एक भूकंप आया था, उस भूकंप के कारण आई थी। ठीक है, भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल का तटीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो है इस भीषण जो है सुनामी से प्रभावित था। ये डेट भी याद रखिएगा, चूंकि ये सवाल बार बार पूछा गया है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि 26 दिसंबर 2004, कम से कम डेट नहीं तो साल भी कम से कम दिमाग में रखिए। 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी। सुनामी से भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए थे और भारत के साथ साथ अन्य 13 देश इस प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे। इसको भी दिमाग में रख लेना। ठीक है, अच्छा, इतनी बड़ी सुनामी आ रही है, क्या इसके लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं, भारत सरकार उसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल। ये बनाया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और ये क्या देखती है? सिर्फ आपदा को कंट्रोल करने के लिए देखती है। अगर मान लीजिए कि सुनामी अगर आने वाली है तो इसका पता चल जाता है पहले ही, थोड़ा कुछ देर पहले हो चाहे एक दिन पहले, उसे पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, तो फिर जो है भारत सरकार उसके लिए कोई कदम उठाएगी। तो ये जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो है जो भी चीज़ें आती है उन सारे को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, महासागर के बारे में मैंने अभी समझा दिया। अब हम चलेंगे महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? जहां पर जीवन संभव है, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, ये सब महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि बहुत जगह पे सबसे पहले शुरू में महाद्वीपों की गिनती 4 महाद्वीप गिना जाता था, बोला जाता था अफ्रीका यूरेशिया 1 महाद्वीप, अमेरिका को 2, अंटार्कटिका को 3 और ऑस्ट्रेलिया को 4। सबसे शुरू में महाद्वीपों की जब गिनती होती थी। अफ्रीका यूरेशिया क्यों कहा जाता था? यूरेशिया मैंने अभी आपको समझाया था कि यूरोप और एशिया के मिलने वाला जो भूखंड है, मैंने आपको ग्लोब पर अभी दिखाया था, यूरोप और एशिया के मिलने वाला जो भूखंड है वो यूरेशिया हो गया। और अफ्रीका ये भी लगभग सटा हुआ है यूरेशिया से, बस कुछ सागर की वजह से जो है ये अलग है, लेकिन ये फिर भी सटा हुआ है। तो इन सबों को एक ही महाद्वीप वो मानता है। 3 महाद्वीप इसी के अंदर आ गए, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। ठीक है, तो अफ्रीका, यूरेशिया। अमेरिका में 2 हो गए, अभी जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, लेकिन ये अमेरिका शुरू की बात कर रहे हैं, 4 महाद्वीप काउंट करता था उस वक्त। अमेरिका, दोनों अमेरिका एक ही मानता था। फिर अंटार्कटिका तो है ही, ऑस्ट्रेलिया भी। बाद में जाके फिर जो है अफ्रीका को अलग कर दिया गया और यूरेशिया को अलग कर दिया गया, तो उस वक्त 5 महाद्वीप माना जाने लगा। अफ्रीका 1, यूरेशिया 2 और बाकी 3 तो पहले से अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया थे। फिर उसके बाद 6 महाद्वीप माना जाएगा। 6 कब? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया तो था ही, और अमेरिका बट गए 2 पार्टों में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसलिए 6 कहा गया। और फिर आगे चल के ये यूरेशिया जो है बट गया यूरोप और एशिया में, इसलिए 7 महाद्वीप जो है अभी अंतिम सूची जो है इसकी आई है, जिसमें 7 महाद्वीप को ही व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जाता है।
ठीक है। और वो सातों महाद्वीप का जो है फोटो मैं इमेज के जरिए आपको दिखाऊंगा, इससे समझ में आ जाएगा, ध्यान रहेगा कि हाँ महाद्वीप जो है वो कहाँ है। ये पहले एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओलंपिक जब गेम होता है, ओलंपिक खेल में जो प्रतीक चिन्ह होता है, उस ओलंपिक के 5 छल्ले दिखाया जाता है। क्यों 5 छल्ले क्यों दिखाया जाता है? ये पांचों छल्ला ये डिनोट करता है कि 5 महाद्वीप से लोग खेलने आएंगे। अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका को ये एक ही समझता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक ही लिए हुआ है। फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इन्हीं पांचों महाद्वीप से लोग खेलने आएंगे, इसलिए 5 छल्लों का प्रयोग किया जाता है। ओलंपिक गेम जो स्टार्ट होता है उसमें ये इंडिकेशन दिया जाता है, ये प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है ग्रिड की तरह दिया हुआ समझने के लिए। ग्रिड के हिसाब से इसलिए दिया है कि जो आप 7 महाद्वीप जो ऊपर पढ़े हैं उसमें सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, उसके लिए दिया हुआ है कि आप इस इमेज को पेंट करके आप समझ सकते हैं कौन बड़ा है सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा जाहिर सी बात है इस ग्रिड में सबसे बड़ा आपको एशिया दिखाई देता होगा, तो सबसे बड़ा 1 नंबर पर एशिया महादेश आता है। उससे छोटा इस ग्रिड में आपको अफ्रीका दिखाई देता है, तो 2 नंबर पर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। 1 नंबर पे एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप। कभी कभी महाद्वीप को हम महादेश बोल रहे हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, महाद्वीप और महादेश एक ही है। 1 नंबर पे एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप और 3 नंबर पे जो है उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ध्यान रहेगा। और 5 नंबर पे नीचे चले जाइए, अंटार्कटिका, जहां पर जीवन संभव तो नहीं है लेकिन यह महाद्वीप है, यहाँ लोग रह रहे हैं। ठीक है, हाँ, लोग के रहने का साधन नहीं है, वहाँ पर बेस स्टेशन बनाकर खोज किए जाते हैं, लेकिन ये जगह है, इसलिए 5 नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप आता है और 6 नंबर पर यूरोप आता है और 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, 2 नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर जो है अंटार्कटिका और 6 नंबर यूरोप और 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसको करने के लिए आप द्वीप के बारे में मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था कि चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। ये थोड़ा सा छोटा जगह होता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, लेकिन क्या होता है, आकार में बड़े होने के कारण उसे द्वीप नहीं कहा जाता। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि महाद्वीप बड़े आकार के भूखंड को और छोटे भूखंड को द्वीप, बस इतना ही बात यार। बहुत लाखों प्रकार के जो है ना द्वीप है, उसको आप देखिए। अब लाखों प्रकार के द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बहु आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप है भारत में, और ये 1300 से अधिक द्वीप कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप में ये पाया जाता है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप जो है, ये दूसरा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जितने भी द्वीप है वो सब इसी द्वीप समूह में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहां की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। अभी मैंने आपको दिखाया था अंटार्कटिका के बारे में, जो सबसे नीचे था 5 नंबर पर जो था, उसके बारे में दिखाया था कि वहाँ जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है, यहाँ सिर्फ बर्फीले इलाके हैं। ठीक है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप जब भी पूछेगा तो अंटार्कटिका का, क्योंकि यहाँ पर संभव तो नहीं, जीवन संभव तो नहीं है, लेकिन यहाँ बेस स्टेशन बनाया गया है। बेस स्टेशन का मतलब वहां रहकर खोज करने के लिए। ठीक है, तो 1983 में हर देशों ने बेस स्टेशन अपना अपना बनाया है, लेकिन भारत ने 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया। नाम जरूर याद रखिएगा, सबसे पहला पूछता है। डेट भी आपको याद रखना है कि 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। ठीक है, बाद में 2 और बेस स्टेशन बनाए गए, जिस पर इस तीनों बेस स्टेशन पर वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट पर रिसर्च किया, जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध किया, खोज किया है। ठीक है, जलवायु और पर्यावरण के विकास पर 40 दल कहाँ गया था,
3 बेस स्टेशन पर। सबसे पहला कौन था? दक्षिण गंगोत्री। 2 और बेस स्टेशन थे, उसका नाम क्या है? मैंने यहाँ लिख दिया है, मैत्री और भारती। ये दोनों बेस स्टेशन जो है बाद में बनाए गए। सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री था, बाद में 2 और बेस स्टेशन मैत्री और भारती बनाया गया। मैत्री और भारती जो है अभी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब यही बेस स्टेशन अभी चल रहा है। दक्षिण गंगोत्री जो सबसे फर्स्ट था वो अभी चालू नहीं है, यह बंद हो चुका है। ठीक है, तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर 3 बेस स्टेशन बनाए गए हैं। सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। इस चीज को आप याद रखिए। महासागर पर जीवन के बारे में क्या कहा गया है? महासागर और जीवन के बारे में, तो महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। मैंने सबसे फर्स्ट में आपको दिखाया है, बताया है कि महाद्वीप जितने भी है उस सब पर जो वर्षा होती है वो महासागरों के जरिए होती है। जल चक्र का हिस्सा। जब जल चक्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महासागर से महाद्वीप पर वर्षा कैसे होती है। ठीक है, जल चक्र जब पढ़ेंगे, वाटर साइकिल। तो फिलहाल अभी यह दिमाग में रखें कि महासागर से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। आज चूंकि महासागर से महाद्वीपों पर वर्षा होती है और महासागर के अंदर रहने वाले जो वनस्पति जगत थे, जिसके बारे में मैंने आपको फोटो दिखाया था, परवाल भित्ति, शैवाल, इन सारे जगहों पर दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन पाई जाती है। आधा ऑक्सीजन पूरी दुनिया भर का आधा ऑक्सीजन यही रिलीज करता है, जिसको छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं। तो यह महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसीलिए महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। लंग्स ऑफ अर्थ है यह महासागर। पृथ्वी का इसे फेफड़ा कहा जाता है महासागर को। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आधा से ज्यादा ऑक्सीजन तो महासागर ही दे रहे हैं, तो पृथ्वी का फेफड़ा हुआ ना। ठीक है, चलिए एक पॉइंट लास्ट आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन जो है, जो पूरे देशों का एक संगठन है, उसने 8 जून को, 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसको याद रखिएगा, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये जो महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। कितनी तारीख को? 8 जून को। महासागर दिवस घोषित करना भी जरूरी है, क्योंकि महासागर तो आधा जिंदगी दे रहा है। ठीक है, और महासागर को गंदा नहीं करना है, उसके लिए बहुत सारी ये चीजें दी हुई कि आप उसको हमको बचाने की कोशिश करना चाहिए। ये सारे पॉइंट दिए। हमने ऊपर पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जलाशय जहां होगा, विस्तृत जलाशय जो होगा उसको महासागर कहेंगे, और विशाल भूखंड जो होगा उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। महासागर कितने हैं? 5 महासागर। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको जो है एक यहाँ पर इमेज दिया है, मैं आपको उस इमेज को दिखाना चाहता हूँ। आप क्या कीजिएगा कि एक वर्ल्ड का जो इमेज आता है, ये फिजिकल इमेज ले सकते हैं या सादा आता है, प्लेन आता है, आप उस इमेज को लीजिएगा और उस इमेज पर महासागर और महाद्वीप को दर्शाइएगा। एक बार जरूर दर्शाइएगा, क्योंकि अगर एक बार भी आप दर्शा दिए तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इसके आकार का है, कहाँ बर्फ है, ये सारी चीज याद करने की जरूरत। आप इस ग्लोब पर एक बार आप दर्शा दीजिए, यकीन जानिए आपको पूरी तरह से याद हो। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? महासागर को दर्शाएंगे। और महासागर हमने पढ़ा था, कितने महासागर थे? 5 महासागर थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा महासागर है वो क्या है? प्रशांत महासागर। याद किए थे, यही ना प्रशांत महासागर था जो दोनों तरफ मैंने इंडिकेट किया था एक एक नंबर। ठीक है, रेड कलर से मैंने महासागर को इंडिकेट किया है, ये भी याद रखिएगा। 2 नंबर पे था अटलांटिक महासागर। यहाँ पर अटलांटिक महासागर था जो किस आकार का था? एस के आकार का। मैंने आपको दिखाया था, यह एस के आकार का है अटलांटिक महासागर। तीसरा नंबर जो था वो हिंद महासागर है। यही महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। इसकी चौहद्दी पूछता है हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर के उत्तर में क्या हो गया? यह कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है। पश्चिम में क्या हो गया? अफ्रीका महादेश हो गया। दक्षिण में क्या हो गया? दक्षिणी महासागर हो गया। और पूरब में क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये महादेश हो गया। ठीक है, तो ये आपको 3 नंबर पर महासागर आ गया। 1 नंबर पर प्रशांत महासागर, 2 नंबर पर अटलांटिक महासागर, 3 नंबर पर हिंद महासागर और 4 नंबर पर दक्षिणी महासागर। याद कीजिए, इस तरह से करके, ऐसे करके था वहां पर। फर्स्ट वाला जो ग्लोब हम लोग बनाए थे उसमें इस तरह से था, और यहाँ पर जो सब था ये सब पानी है, ब्लू कलर का जो है ये दक्षिणी महासागर, ये 4 नंबर पर आता है। ठीक है, और 5वां नंबर यहाँ पर था, इस तरह से करके इसको घेरा गया था और ये सारी चीजें इस तरह से बनाई गई थी। और ये कौन महासागर था? अटलांटिक महासागर, जो सबसे छोटा महासागर। ठीक है, तो सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, और इस आकार का अटलांटिक महासागर को डिनोट कर दीजिए। अब ये ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया महाद्वीप को। महाद्वीप मतलब महादेश को, जहां लोग रहते हैं, जहां जीवन संभव है। सबसे बड़ा कौन है? एशिया महादेश, एशिया महाद्वीप, जिस पर हम लोग रहते हैं। भारत भी इसी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है।
एक नंबर पर सबसे बड़ा ये हो गया। 2 नंबर पे कौन हो गया? अफ्रीका महाद्वीप, ये 2 नंबर पर आ गया, इससे छोटा है। 3 नंबर पर जो है उत्तरी अमेरिका, यहाँ है ऊपर साइड में, देखिए अमेरिका दोनों ज्वाइंट है एक दूसरे से, यहाँ से देख रहे हैं पूरी तरह से ज्वाइंट है, लेकिन आगे जाके यहाँ पर पता चलेगा कटिंग हो चुका है, ये पनामा नहर यहाँ से जाती है। खैर, तो यह जो है अमेरिका पूरा ऊपर से नीचे तक है। इसी को बांटकर ऊपर में उत्तरी अमेरिका और नीचे में दक्षिण अमेरिका, चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ये नाम भी आपको हमेशा याद रखना है। जब भी पूछा जाएगा दक्षिणी अमेरिका तो आप ऊपर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दीजिएगा, हमेशा नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर में है 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका और 4 नंबर पर दक्षिण अमेरिका। और मैं ये घटते हुए क्रम में बता रहा हूँ, सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। और 5 नंबर पे सबसे नीचे चले जाइएगा अंटार्कटिका, जहां पे मैंने बताया है कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, श्वेत महाद्वीप इसे कहा जाता है। इस पर बेस स्टेशन है भारत का। इस भारत का यहाँ पर 3 बेस स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और एक और क्या था देख लीजिएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री था और एक और ध्यान नहीं आ रहा, 3 चीजें आपको बताई थी। खैर 3 स्टेशन था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, भारती। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 जो है वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो है यहाँ बनाए गए। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, ये 5 नंबर का महाद्वीप है, मतलब साइज के हिसाब से ये 5वें नंबर। 6ठे नंबर पर क्या है? यूरोप का नंबर आता है। यूरोप जो है यहाँ से कटा हुआ, ये पूरा इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, ये ग्लोब में दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस तरह से कटिंग है, पता नहीं कहाँ से कटिंग होता है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बताते रहा हूँ कि ये यहीं से इस तरह से कटिंग है। ये पूरा रशिया है और ये रशिया का कुछ पार्ट जो है यूरोप में भी है और ये पूरा यूरोप है। ठीक है, तो ये 6 नंबर पर आता है यूरोप और 7 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, फिर से 1 नंबर पर एशिया, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर पर जो है अंटार्कटिका नीचे चले जाइए, 6 नंबर पर यूरोप और 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीप को भी डिनोट कर दिया, महासागर को भी मैंने डिनोट कर दिया। अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे महासागर बड़ा कौन है, छोटा कौन है, महाद्वीप बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है यह समाप्त होता है। अब हम चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप एमसीक्यू नहीं किए तो फिर आप चैप्टर का निचोड़ नहीं समझ पाएगा। आप एमसीक्यू जरूर कीजिए, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, एक एक करके हम पूरे एमसीक्यू को देखेंगे उसके डिटेल के साथ। चलिए, ये रहा आपका एमसीक्यू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अभी तो मैंने दिखाया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था, कमेंट करके आप आंसर बताइए। एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था? तो एशिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? पूरी तरह से, मैंने ऊपर आपको दिखाया था उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कौन उत्तरी गोलार्ध में है, कौन दक्षिणी गोलार्ध में है और कौन एक ऐसा महाद्वीप था जो पूरे का पूरे दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है? महाद्वीप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यूरोप तो ऊपर था, ये उत्तरी गोलार्ध में था, ये नहीं हो सकता है। अफ्रीका जो था ये दोनों गोलार्ध में, अफ्रीका के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जा रही है, तो अफ्रीका दोनों गोलार्ध में है। एशिया जो है यह उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ही सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे 7वां नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सागर को शांत महासागर कहा जाता है? शांत महासागर, देखिए ध्यान से कि जिसके नाम में ही शांत है वही तो शांत महासागर होगा, और किसके नाम में शांत है? प्रशांत महासागर, इसीलिए प्रशांत महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर के बारे में क्या पढ़े थे? यह सबसे बड़ा महासागर है। 2 नंबर पर क्या पढ़े थे? अटलांटिक महासागर पढ़े थे। 3 नंबर पर क्या पढ़े थे? किस महासागर को? हिंद महासागर के बारे में पढ़े थे। 4 नंबर पढ़े थे दक्षिणी महासागर को, और 5 नंबर पे पढ़े थे आर्कटिक महासागर को। ये महासागर के बारे में पढ़ा था। सबसे शांत महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है? सफेद महाद्वीप मैंने बताया था किसको? अंटार्कटिका को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ? कितना प्रतिशत भाग जल से ढका? मैंने बताया था कि 3 पार्ट जो है उसका जल से ही ढका हुआ है। ये पार्ट, ये 3 पार्ट, मतलब 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है।
ठीक है, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो जो है अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पिछले जो है मैंने वीडियो में एक साथी था, एक स्टूडेंट ही था, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही, तो मैंने उसे बताया था कि वो क्वेश्चन सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा और समझिएगा, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर किसके बारे में बताए थे आप? सबसे ऊपर याद कीजिए, महासागर में सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं? दो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, अब बताइए। एक एक करके सभी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। क्या एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये तो जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या है? एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं तो इसका नाम बताइए। ठीक है, तब तक उसके आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है? नहीं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं? नहीं। पहले जुड़ा हुआ था, 5 महाद्वीप का जब गणना किया था तो उसमें जुड़े हुआ था, लेकिन अभी जो 7 महाद्वीप है उसमें दोनों नहीं जुड़े हुए हैं। अंटार्कटिका और अफ्रीका जुड़े हुए? नहीं जुड़े हैं, सिर्फ एशिया और यूरोप है इसका आंसर, और इसका नाम क्या था? यूरेशिया, बताए थे हम आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटलांटिक महासागर का आकार किस प्रकार है? अब बताइए, वृत्ताकार है, एस आकार है, यू आकार है, भी आकार, बताइए। खुद से आप आंसर दे सकते हैं। यह क्या है? एस आकार का। कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है? साउथ में स्थित है, भारत के दक्षिण में। मैंने आपको 3 बार नहीं 5 बार 6 बार आपको बता चुका हूं कि भारत के दक्षिण में जो है वह हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा महाद्वीप रेगिस्तानों का महाद्वीप कहलाता है? इस पॉइंट को इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दे दिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए। रेगिस्तान जो है, सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया का वो है सहारा रेगिस्तान, और वो अफ्रीका महादेश में। ठीक है, तो आप इस बात को दिमाग में रखिए कि रेगिस्तानों का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप समूह पाए जाते हैं? किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप समूह पाए जाते हैं? जो सबसे बड़ा महासागर होगा, मान के चलिए कि उसी में होगा, तो यह प्रशांत महासागर ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप समूह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका है? बार बार मैंने आपको समझा चुका है कि महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इस पर जीवन संभव नहीं है, इस पर बेस स्टेशन बनाया गया है, और भारत की तरफ से 3 बेस स्टेशन बनाया गया है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, तो ये कौन सा जगह है? ये अंटार्कटिका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है, ये आप बताइए। ठीक है, चलिए, ये है एशिया महाद्वीप। कह रहा पृथ्वी का कौन सा भाग स्थलीय भाग कहलाता है? स्थलीय भाग, तो जाहिर सी बात है जल वाला भाग तो स्थलीय नहीं होगा, पहाड़ी क्षेत्र वाला स्थलीय नहीं होगा, महासागर तो स्थलीय नहीं होगा। स्थल का मतलब जहां लोग रह रहे हैं, जीवन समूह, स्थल वाला भाग ही स्थलीय भाग होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर यूरोप और अमेरिका के बीच में स्थित है? इमेज जो देखे थे, ग्लोब दिखाए थे, बड़ा वाला जो ग्लोब दिखाए थे, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ यूरेशिया है, यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, और अमेरिका के बारे में बताया था कि उत्तरी अमेरिका यहाँ है और दक्षिण अमेरिका यहाँ। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा महासागर यूरोप और अमेरिका के बीच में स्थित है? ये यूरोप हो गया और ये पूरा अमेरिका, इसके बीच में कौन सा महासागर था? याद कीजिए, एस आकार का। ठीक है, तो एस आकार का कौन महासागर है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा महाद्वीप छोटा महाद्वीप कहलाता है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? 7वां नंबर पर जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तीसरा चैप्टर है वो अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, तीसरा चैप्टर का। आप प्लीज वीडियो में यहाँ तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जो है अगला वीडियो भी आप देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।